आचार्य सुश्रुत ने रक्तमोक्षण को पंचकर्म में काउंट किया है। रक्तमोक्षण मतलब शरीर से दूषित रक्त को बाहर निकालने की प्रोसेस। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 24 चैप्टर में इसका महत्व कुछ इस तरह से बताया है कि जो व्याधि शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष आदि षड्विध उपक्रम से भी ठीक न हो, उस व्याधि में रक्त की दुष्टि समझना चाहिए। और रक्त दुष्ट होने पर श्रेष्ठ पंचकर्म है रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण दो तरह से किया जाता है, एक शस्त्र का उपयोग करके जिसमें प्रच्छान और सिरावेद तरीका है, दूसरा अनुशस्त्र जिसमें बिना किसी शस्त्र के जैसे जलावकवचरण, अलाबू और श्रृंग का यूज करके। आज हम बात करेंगे जलावकवचरण के इतिहास पर, लीच थेरेपी के इतिहास पर। तो चलिए बात करते हैं लीच थेरेपी के इतिहास पर। नमस्ते एवरीवन, मैं वैद्य सर्वेश आपका स्वागत करता हूं। लीच थेरेपी का सबसे पहले जो वर्णन मिलता है वो मिलता है आयुर्वेद में, और ये मैंने ही एक पुस्तक में लिखा है, एक किताब में लिखा है। इसमें ये भी लिखा है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के रहस्यों को दुनिया को बताने वाले चिकित्सक धन्वंतरी के एक हाथ में अमृत और दूसरे में जोंक मतलब लीच था। भारतीय साहित्य में जोंक का सबसे व्यापक विवरण चिकित्सक सुश्रुत के ग्रंथ में मिलता है। लीच थेरेपी का जिक्र चाइनीज चिकित्सा थेरेपी में भी किया गया है, लेकिन उतना नहीं जितना कि आयुर्वेद में किया गया है। यूरोप में मेडिसिनल लीच को शुरू से ही विज्ञान आधारित चिकित्सकीय पद्धति के रूप में देखा जाता था। प्राचीन काल से 19वीं शताब्दी तक लीच थेरेपी पारंपरिक और लोक चिकित्सा का एक अभिन्न अंग था। सदियों से लीच थेरेपी ही चिकित्सा के अलग अलग सिस्टम का हिस्सा बना रहा। रक्तमोक्षण की तरह लीच थेरेपी का भी यूज रक्त ज्यादा होने पर या जम जाने पर किया जाता था। कई मेडिसिनल सिस्टम में लीच थेरेपी को एक्यूट इन्फेक्शन, लोकल इन्फ्लेमेशन, हार्ट प्रॉब्लम्स या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों के लिए किया जाता था। प्राचीन यूनानी चिकित्सा में लीच के मेडिसिनल यूज का पहला डिटेल इन्फॉर्मेशन जो कि आयुर्वेद से प्रभावित था, कोलोफोन के निकेंड्रोस द्वारा एलेक्सी फार्मेसिया कविता में पाया जा सकता है। हालांकि मेडिसिनल लीच को वास्तविक इंपॉर्टेंस मेथडिस्ट स्कूल में मिला था, जहां रोग के कारणों को दो तरह से डिफरेंशिएट किया गया था, एक कंस्ट्रिक्शन की वजह से होने वाले रोग, दूसरा डायलेशन से होने वाला रोग। लीच को मुख्य रूप से स्टेटस स्ट्रिक्टस मार्ग अवरोध से जुड़े तनाव को कम करने के उपकरण के रूप में यूज किया जाता था। क्रॉनिक हेडेक, जनरल फेब्राइल कंडीशंस, एपिलेप्सी, ईयर एलिमेंट्स, liver disease, splenic and intestinal disorders, arthritis और गाउट, ये डिजीजेस लीच थेरेपी के लिए मेन इंडिकेशंस थे। शरीर में जमे हुए रक्त को ठीक करने के लिए रक्तमोक्षण और लीच थेरेपी का यूज बहुत किया जाता था। रोमन मिलिट्री फिजिशियंस भी लीचेस का यूज युद्ध के जख्मों को ठीक करने के लिए किया करते थे। मध्यकालीन अरेबियन चिकित्सा में लीचेस को वेनिसेक्शन और कपिंग की तुलना में कम इंपॉर्टेंस मिला, जहां आमतौर पर लीच का उपयोग अलग अलग प्रकार के त्वचा रोगों से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता था। दूसरी ओर इटली में सोलेनो स्कूल के डॉक्टर्स ने अलग अलग कंडीशंस में एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड्स निकालने के लिए लीच का यूज किया। सैलिनिटन चिकित्सकों की शिक्षा धीरे धीरे पूरे यूरोप में इटली से फैल गई। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक लीच थेरेपी मेडिसिन में मेन पावर बनकर उभरी हुई थी। अत्यधिक मांग के कारण इंग्लिश डॉक्टर्स को लगभग 1810 से लीचेस के इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ा। फ्रांस में लीच की जरूरत से में इतना उछाल हुआ जिससे लीच की एक बड़ी नेचुरल सप्लाई होने लगी थी और जल्दी इसकी डिमांड पूरे यूरोप में फैल गई। लगभग सभी कंडीशंस में फ्लेबोटॉमी की बजाय लीचिंग का उपयोग ज्यादातर किया जाने लगा था। लीच थेरेपी लगाने की कला अपने आप में एक पेशा बन गई थी, प्रोफेशन बन गया। चूंकि इन्फ्लामेशन ये कैपिलरीज की कंडीशंस है और लीच कैपिलरीज से ब्लड सक करती है, इसीलिए इन्फ्लामेशन की सिचुएशन में लीच थेरेपी का यूज किया जाने लगा। सन 1828 तक मटेरिया मेडिका में लीचेस एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता था। उस समय केवल फ्रांस में ही लगभग 100 मिलियन लीचेस पर ईयर यूज की जाने लगी थी। लीचेस की कीमत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, इसलिए कई डॉक्टर्स पुराने लीचेस के रीयूज के पक्ष में थे और उन्हें अस्पतालों से जुड़ी ब्रीडिंग फैसिलिटी में विकसित करने का प्रयास किया। जोंक प्रजनन को सरकार द्वारा स्पॉन्सर किया गया था और
मिलिट्री डॉक्टर्स विशेष रूप से इसलिए चिंतित थे कि लीचेस की कमी युद्धों के चोटों में इलाज की उनकी कैपेसिटी को प्रभावित कर सकती है। सन 1850 के बाद से लीचेस का यूज कम होना शुरू हो गया। इसकी वजह थी कंसेप्ट ऑफ सेल्यूलर पैथोलॉजी, जिसकी खोज वर्शो नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। इस कंसेप्ट के आने के बाद ब्लड लेटिंग के पुराने कंसेप्ट्स पर लोग डाउट करने लगे थे। जब लोगों को पता लगा कि डिजीज बैक्टीरिया से होती है, तब लोगों में बैक्टीरियोफोबिया आ गया और इसी डर से लीच थेरेपी करने से बचने लगे। उसके बाद लीच थेरेपी का उपयोग तेजी से कम हो गया, खासकर अस्पतालों में। लीच को मारे बिना उसे डिसइंफेक्टेंट करना नामुमकिन था। चूंकि मेडिकल एजुकेशन अब हॉस्पिटल्स में हो रही थी, ट्रेनिंग में डॉक्टर्स को शायद ही कभी लीच थेरेपी से परिचित कराया गया था और धीरे धीरे उपचार का यह रूप गुमनामी में गिर गया। मेडिसिनल लीच थेरेपी के इतिहास में एक प्रमुख घटना जेबी हैक्राफ्ट की खोज थी, जिसमें यह पता चला कि लीच के मुंह और गले में एक पदार्थ होता है जो रक्त को जमने से रोकता है। इस पर स्टडी की गई और लगभग 1903-1904 में इसे हिरुडिन नाम दिया गया। रिसर्च करने वालों की प्राइमरी थिंकिंग यही थी कि यह हिरुडिन थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म या इन्फेक्शंस में कितना उपयोगी हो सकता है। जैसे जैसे सर्जरी की संभावनाएं बढ़ती गई, थ्रोम्बस, एम्बोलिज्म अधिक से अधिक बार होने वाले पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस बनने लगी। एक सर्जन जिनका नाम टर्मियर था, इनको हिरुडिन के एंटीकोगुलेंट एक्शन के बारे में पता चला। चूंकि हिरुडिन को अलग निकालना बहुत महंगा था, इसलिए उन्होंने सन 1922 में सीधे लीच लगाने की सिफारिश की ताकि हिरुडिन को नेचुरल तरीके से इंजेक्ट किया जा सके। टर्मियर ने इस मेथड को हिरुडिनाइजेशन ऑफ ब्लड कहा। कुछ वर्षों के भीतर यूरोप के सभी प्रसिद्ध अस्पतालों ने इस कंडीशंस के लिए फिर से लीच का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसके बाद बॉटिनबर्ग नाम के डॉक्टर ने लीच थेरेपी के लिए फिर से नए इंडिकेशन बनाए, जैसे सभी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, रूमेटिक कंडीशंस, पैसिव कंडीशन एंड स्पास्टिक कंडीशंस में, थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म में, ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट स्वेलिंग्स में, और जब वेनिसेक्शन पॉसिबल न हो ऐसी टेक्निकल रीजंस जैसे बच्चों में, ओबेसिटी में, बुजुर्गों में, इन कंडीशंस में लीच यूज करने के लिए बताया गया। और खास बात यह है कि इतना रिसर्च एंड ऑल के बाद आखिर साइंटिस्ट्स वही बता पाए जो सुश्रुत जी ने कई हजारों साल पहले बिना कोई फैसिलिटी के अपनी विद्वत्ता के आधार पर आयुर्वेद में बता चुके थे। यह है आप तो आयुर्वेद, ये है शास्त्र आयुर्वेद। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।